मॉर्निंग क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 4 में ही क्या पढ़ेंगे? डायलिसिस फ्लूइड्स एंड फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस, मतलब कि डायलिसिस फ्लूइड क्या होते हैं और एसिड बेस को बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसमें आते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? डायलिसिस फ्लूइड। डायलिसिस से मतलब क्या समझते हो? डायलिसिस कौन करवाता है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। क्या कहता है कि डायलिसिस इज द रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। रेनल आ गया मतलब किडनी। अब जिसका किडनी खराब हो जाता है तो वो क्या करता है? सही से फिल्टर नहीं कर पाता है, ठीक है, कोई चीज को एक्सट्रीट नहीं कर पाता है, तो नहीं कर पाता है वेस्ट प्रोडक्ट को। क्या? तो इसीलिए हम क्या करते हैं? डायलिसिस का यूज करते हैं। ठीक। अब है कि डायलिसिस इज अ रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी यूजफुल व्हेन किडनी स्टॉप्स फंक्शनिंग, डैमेज और फेलियर। जब आपका किडनी फेल हो जाए या फिर क्या हो जाए, का फंक्शन स्टॉप हो जाए, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि मतलब किसके बारे में पढ़ते हैं? डायलिसिस फ्लूइड, जिसमें जो कि आपका क्या है, एक आपका रिप्लेसमेंट थेरेपी है। ठीक। अब कहता है कि इन डायलिसिस फंक्शन परफॉर्म्ड बाय द किडनीज आर रिप्लेस्ड आर्टिफिशियली। अब देखो, जो ओरिजिनल किडनी का काम होगा, ठीक है, वो कौन करेगा यहाँ पे? डायलिसिस करेगा, ठीक है, जिसमें जो कि आपका क्या है, एक आर्टिफिशियल मेथड है, ठीक है, जिसमें हम क्या, जो अब नेचुरली क्या किसका काम होता है, मतलब कि किडनी का क्या काम होता है? फिल्टर करना, एक्सक्रीट करना वेस्ट मटेरियल को, तो वही सब काम अब कौन करेगा यहाँ पे? डायलिसिस करेगा, ठीक है। अब कहता है कि वेरी सिक पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम एक्यूट रेनल फेलियर और हैव सडनली लॉस्ट देयर किडनीज। क्या कहता है कि पेशेंट वेरी सिक मतलब बहुत बीमार, हु आर सफरिंग फ्रॉम एक्यूट रेनल फेलियर। एक्यूट रेनल फेलियर क्या होता है? एक्यूट और क्रोनिक दो वर्ड हमेशा आते हैं, याद रखना। एक्यूट क्या होता है? सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शनिंग अकरिंग विद इन आवर। तो एक्यूट मतलब कहीं भी एक्यूट लगता है तो मतलब वो आवर्स मतलब डेज, ठीक है, या तो घंटों में या तो कुछ दिनों में ही क्या हो गया, का मतलब ही क्या होता है? छोटे समय के लिए, मतलब कि छोटे टाइम में, ठीक है। और क्रोनिक का मतलब क्या हो गया? लॉन्ग, बहुत लंबे समय के लिए। ठीक, क्लियर है? तो जहां भी एक्यूट आए मतलब शॉर्ट पीरियड, और जहां भी क्रोनिक आया मतलब लॉन्ग पीरियड। ठीक, क्लियर है? तो कहता है कि जो आपका क्या है, एक्यूट रेनल फेलियर है और हैव सडनली लॉस्ट देयर किडनी फंक्शन टेम्पररी में अंडर गो डायलिसिस। क्या कहता है कि जो आपके बहुत सीरियस पेशेंट होते हैं, जो बहुत बीमार होते हैं, ऐसे पेशेंट को क्या करते हैं, हम डायलिसिस पे रखते हैं, ठीक है। तो उनकी जो लाइफ लाइन होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि वो अपने बॉडी का वेस्ट मटेरियल डायलिसिस के थ्रू फिल्टर और एक्सट्रीट कर पाते हैं। ठीक, तो इसीलिए कहता है कि जो जिन्होंने जिनका मतलब क्या हुआ, एक्यूट रेनल फेलियर हुआ हो या सडनली उन्होंने लॉस कर दिया हो अपना किडनी, तो उनके लिए ये डायलिसिस प्रोसेस है टेम्पररी, ठीक है, कि वो आपका टेम्पररी काम करेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। डायलिसिस क्या है? एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, किडनी का काम जो है वो कौन करेगा? अगर आपका किडनी फेल हो जाता है, फंक्शनिंग का बंद हो जाता है, तो उसका काम कौन करेगा? डायलिसिस करेगा, जो कि एक आर्टिफिशियल मेथड है, मतलब मैन मेड बनाया हुआ मेथड है। ठीक, अब है आपका किडनी तो नेचुरली आपके बॉडी में होता है ना, लेके आप आते हो, लेकिन डायलिसिस आप तो करवाया जाता है, वो टेक्निक है एक। ठीक, अब कहता है कि इट मे ऑल्सो बी यूज फॉर पेशेंट्स हु आर स्टेबल बट देयर किडनी फंक्शन लॉस्ट परमानेंटली। कहता है कि ये जो है उनके लिए भी यूजफुल है, जो कि क्या करते हैं, जिनका किडनी, देखो क्या कहता है, इट मे ऑल्सो बी यूज फॉर पेशेंट्स हु आर स्टेबल। मतलब क्या हुआ, कोई तरह का कोई बीमारी नहीं है, अच्छे खासे इंसान है, बट देयर किडनी फंक्शन इज लॉस्ट, पर उनका क्या हुआ, किडनी लॉस हो गया, तो उनके लिए भी ये मेथड आप यूज कर सकते हो, क्या? डायलिसिस का। अब कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन विच आर सर्कुलेटेड अक्रॉस परमिएबल मेम्ब्रेन्स टू कैरी आउट द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स
fluids and other chemicals from and the body fluids are termed as dialysis fluid। अब देखो क्या कहता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, सर्कुलेट करने का काम करेंगे। और जब वो सर्कुलेट करोगे तो वो जो एक्सचेंज होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, फ्लूइड्स का एंड अदर केमिकल्स का, तो उसी को हम क्या कहते हैं। अब देखो हमारे बॉडी में यही से कौन से फ्लूइड्स प्रेजेंट है, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है और क्या क्या प्रेजेंट है, यही मतलब कि केमिकल्स हो गए, बॉडी फ्लूइड्स, तो उन वो सब किस में आते हैं, बॉडी फ्लूइड्स में आते हैं, है ना। तो यही सब फ्लूइड्स मिलके क्या हो जाता है, ये डायलिसिस फ्लूइड्स, जो आपके बॉडी में क्या क्या प्रेजेंट रहते हैं, बॉडी फ्लूइड्स, जिनको हम क्या कहते हैं, डायलिसिस फ्लूइड। किस केस में, ऐसे केस में जब पेशेंट के पास क्या हो, किडनी ना हो। क्लियर है। देखो कहता है कि क्या कहता है कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस व्हिच आर सर्कुलेटेड अक्रॉस परमिएबल मेम्ब्रेन्स टू कैरी आउट द एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड्स एंड अदर केमिकल्स फ्रॉम एंड बॉडी फ्लूइड्स। क्या कहते हैं कि जो आपके बॉडी में फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, आपस में एक्सचेंज करते हैं, वो जो प्रोसेस होता है वो सब कहाँ होता है, बॉडी फ्लूइड्स। आपके बॉडी में जो फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, डायलिसिस फ्लूइड कहेंगे। उस केस में जब पेशेंट में क्या हो, किडनी फेलियर का इशू हो, ठीक है, उसका फंक्शनिंग स्टॉप हो गया हो, ठीक। आप कहते हैं कि डायलिसिस फ्लूइड्स आर नॉट मेंट फॉर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, देयरफॉर देयर कंसंट्रेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ एक्स्ट्रासेलुलर। जो आपका डायलिसिस फ्लूइड है वो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है, ठीक है, उसको इंटरनली आप एडमिनिस्टर नहीं करोगे, मतलब इंटरनली नहीं दोगे, ठीक है। कहता है कि इसलिए देयरफॉर द कंसंट्रेशन इज देयर कंसंट्रेशन सिमिलर टू दैट। अब इस क्योंकि डायलिसिस फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन होती है वो किसके बराबर होती है, इसीलिए आप उसको इंटरनली एडमिनिस्टर नहीं करोगे, ठीक। अब कहता है कि इसमें सारी चीजें आपको पता है, रिप्लेसमेंट थेरेपी पता है, एक्यूट रेनल पता है, परमिएबल मेम्ब्रेन्स पता है, ठीक है, मतलब परमिएबल मेम्ब्रेन्स ऐसा जो कुछ ही चीजों को, हाँ, कुछ ही चीजों को अलाउ करता है इंटर होने के लिए, ठीक है। क्लियर है। के बाद आओ डायलिसिस ऑफ फ्लूइड्स। देखो कितने तरह के हैं, 2 तरह के, ठीक है। पहला क्या आपका हीमोडायलिसिस और दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस में क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी ऑफ दीज फ्लूइड्स आर यूज्ड अलोंग विद द आर्टिफिशियल किडनी मशीन। तो हीमोडायलिसिस में होता है वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ जो फ्लूइड्स होते हैं, कौन से फ्लूइड्स, हाँ, डायलिसिस फ्लूइड्स, उनको हम किसके साथ यूज करते हैं, आर्टिफिशियल किडनी मशीन के साथ, ठीक है। अब कहते हैं कि अ टैंक स्टोर द हीमोडायलिसिस फ्लूइड। क्या करेगा, जो एक टैंक होगा, हीमोडायलिसिस का मतलब क्या होता है, तो मतलब कि होता है ना कि बॉडी के बाहर प्यूरिफाइड ब्लड, मतलब कि जो प्यूरिफाइड ब्लड प्रेजेंट रहता है, एक तो हमारा बॉडी प्यूरिफाई करता है। अब जस्ट बिकॉज किडनी का मतलब फेल है हमारा, तो वो उसको फिल्टर करने का काम नहीं करेगा, तो इसके वजह से हमारे बॉडी में जो ब्लड भी बनेगा वो फिल्टर नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि आउटसाइड से प्यूरिफाइड ब्लड को हम ले लेते हैं, परचेज कर लेते हैं या कोई दे देता है, ठीक है। तो उस केस में जो इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, हीमोडायलिसिस, ठीक है। तो हीमोडायलिसिस में क्या करते हैं कि जो आपका हीमोडायलिसिस फ्लूइड को एक जगह स्टोर करके रखते हैं, ठीक। अब कहते हैं कीप इट मूविंग एंड सर्कुलेट इट अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलोंगसाइड द पेशेंट्स ब्लड। कहता है कि अ टैंक स्टोर्स द, आपके बॉडी मतलब कि मान लो कि बॉडी में एक टैंक होता है जो क्या करता है, ये आपके हीमोडायलिसिस फ्लूइड को स्टोर करके रखेगा, ठीक। जिससे क्या होगा कि वो जो ब्लड होगा वो मूव करते रहेगा, और जब मूव करेगा तो वो पूरे बॉडी में क्या होगा, सर्कुलेट होगा, पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा। तो इट अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलोंग द पेशेंट्स ब्लड, ठीक है। अब मान लो कि जब उस पेशेंट के इनर में जाएगा, ठीक है, तो उसके ब्लड में जाके मिल जाएगा, है ना, तो वो उसके जितने भी आपके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है उसको सबको क्रॉस करेगा, है ना, तभी तो वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा ना। तो यही कहता है कि जो आपका हीमोडायलिसिस एक प्रोसेस होता है, सिंपल सी बात है कि हम प्यूरिफाइड ब्लड को बाहर से लेके बॉडी के अंदर डालते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा बॉडी उसको फिल्टर नहीं कर पाता इन केस ऑफ किडनी फेलियर, ठीक। तो आप कहता है कि एक्सचेंज ऑफ आयंस एंड ग्लूकोज टेक्स प्लेस अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दस अचीविंग अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। अब क्या होगा कि जो आपका एक्सचेंज होगा किसका,
आयंस का, ठीक है। कौन आयंस का एक्सचेंज करेगा? देखो, जब आपका आयंस का एक्सचेंज होगा, मतलब निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, चाहे इसने इसको दिया और इसने इसको दिया, तो ये एक्सचेंज हो गया, ठीक है। अब कहता है कि एंड ग्लूकोज टेक्स प्लेस अक्रॉस द, अब आपका जो ग्लूकोज होगा वो कहाँ आ जाएगा? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में, ठीक है। अब आएगा तो वो क्या होगा कि एक इक्विलिब्रियम स्टेट बना लेगा, ठीक, बराबर का सब, कि मतलब इधर भी बराबर है और इधर भी इक्वल है, ठीक है। तो उसके बाद क्या कहता है कि द वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया एंड अदर केमिकल्स टू बी एक्सक्रीटेड आल्सो पासेस इनटू डायलिसिस फ्लूइड एट द सेम टाइम। अब देखो, जब इक्विलिब्रियम बना लेगा तो उसके बाद क्या होगा? जो बचा हुआ चीज होगा वो जो आपका है वो क्या हुआ? जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट में क्या हो गया? यूरिया हो गया, ठीक है। एंड अदर केमिकल्स टू बी एक्सक्रीटेड, अब वो क्या हो जाएगा? आपका एक्सक्रीट हो जाएगा। एक्सक्रीट होने के बाद क्या होगा? ऑल्सो पासेस इनटू द एट द सेम टाइम, और वही जो आपका पास होगा वो कहाँ जाएगा? डायरेक्टली। अगर मान लो कि देखो, तुम्हारे बॉडी में जैसे कि मान लो कि नॉर्मल बॉडी में क्या होता है, हम एक्सक्रीट आउट कर लेते हैं ना, लेकिन ये जो आपका किडनी फेलियर का जो इशू होता है उसमें हम एक्सक्रीट नहीं करेंगे, तो वो जो एक्सक्रीट होगा वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा? उसी टाइम, ठीक है। तो जिसके वजह से हम उसको इजिली एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब है कंपोजिशन ऑफ फाइनल डाइल्यूटेड हीमोडायलिसिस सॉल्यूशन, में कि सोडियम का कंसंट्रेशन कितना होगा? 130 से 140 क्या हो जाएगा? मिली मोल पर लीटर, ठीक है। फिर आपका पोटासियम का 0 से 3, कैल्शियम का 1 से 3, मैग्नीशियम का 0.25 से, फिर आ गया एसीटेट और लैक्टेट जो कि बाइकार्बोनेट को एक्सप्रेस करते हैं, उसका क्या हो जाएगा आपका? और क्लोराइड का, कुल मिला के सोडियम की लेवल जो होगी वो ज्यादा होगी, क्या। अब यहाँ पे हीमोडायलिसिस पता है आपका, और पेरिटोनियल डायलिसिस जो बोला, देखो क्या कहते हैं, ब्लड इज प्यूरिफाइड इनसाइड द बॉडी, सिंपल सी मेथड है, समझो। एक मेथड जो है हीमोडायलिसिस का है, दूसरा मेथड जो है वो क्या है? डायलिसिस का पेरिटोनियल, है ना। तो मतलब कि हीमोडायलिसिस में है कि वो जो ब्लड को प्यूरिफाई करेगा वो बॉडी के बाहर करेगा, ठीक है, और जो पेरिटोनियल है वो कहाँ करेगा? बॉडी में ही उसको प्यूरिफाई करने का काम करेगा, सिंपल सा, ठीक है। तो अब ये तो हो गया क्या? हीमोडायलिसिस। अब चलो इंट्रापेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है, उसका कंपोजिशन आपका क्या है? अब देखो कंपैरिजन कर लो, ठीक है। सोडियम का देखो, यहाँ पे सोडियम लिया, यहाँ पे एक देखना लीटर में आ रहा है सब, है ना, और यहाँ पे ग्राम में आ रहा है, तो सोडियम इसमें भी लिया, इसमें भी लिया, लेकिन इसमें क्या लिया? सोडियम को क्लोराइड के साथ लिया, ठीक, जिसका मतलब क्वांटिटी कितना हुआ? 5.56 ग्राम, ठीक है। आप कहते हैं कि मैग्नीशियम भी लिया, इसमें भी लिया था, लेकिन इसका हाँ इसमें भी, इसमें दोनों को क्या किया है? क्लोराइड के साथ कंबाइन कर दिया। इसकी अमाउंट कितना होगा? 0.152 ग्राम। फिर आया आपका सोडियम एसीटेट, यहाँ भी लिया है, सोडियम लिया, एसीटेट लिया, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या किया? दोनों को कंबाइन फॉर्म में लिया, इसका वैल्यू क्या हो गया? 4.76 ग्राम। फिर आया कैल्शियम क्लोराइड, यहाँ भी कैल्शियम लिया था हमने, लेकिन यहाँ पे किसके साथ लिए हैं? क्लोराइड के साथ, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका? हाँ, अब हो गया सोडियम मेटाबाइसल्फाइड। अब ये क्या हो गया? सोडियम तो यहाँ पे लिया हमने, लेकिन इसको किसके साथ कंबाइन किया? मेटासल्फाइड का। इसका जो आपका मतलब क्वांटिटी होगा वो कितना होगा? 0.158 ग्राम, ठीक है। आप कहता है कि डेक्सट्रोज लेंगे, ठीक है, डेक्सट्रोज क्या हो गया आपका? कितना हो जाएगा? 17.0 ग्राम। उसके बाद प्यूरिफाइड वाटर, प्यूरिफाइड वाटर मतलब जितना आपको क्वांटिटी चाहिए, जितना आपके लिए सफिशियंट होगा उतना आप ले लो, ठीक है। अब है उसमें प्यूरिफाइड वाटर था? नहीं था ना, लेकिन इंट्रापेरिटोनियल में है, ठीक। अब कहता है कि इन ह्यूमन बॉडी हैज मेनली 3 मेन कंट्रोल सिस्टम। ह्यूमन बॉडी का कितना कंट्रोल सिस्टम, कौन कौन से कंट्रोल सिस्टम है? 3। दैट आर टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। अगर मान लो कि एसिडोसिस हो गया, एल्कोलोसिस हो गया, मतलब कि एसिड का अमाउंट आपके बॉडी में ज्यादा हो गया या बेस का अमाउंट आपके बॉडी में ज्यादा हो गया, तो उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक। दूसरा आपका क्या है? बफर सिस्टम में, ठीक है, मतलब पीएच को मेंटेन करने के लिए, ठीक। अब है दूसरा रेस्पिरेशन के लिए, मतलब जो भी आप ऑक्सीजन लेते हो या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हो, ठीक है। अब तीसरा चौथा क्या हो गया? रेनल कंट्रोल, जिसमें कि क्या होगा? ऑफ H+ आयन। रेनल कंट्रोल मतलब क्या हो गया?
हाँ H+ आयन जो होगा उसके थ्रू कंट्रोल होगा आपका, ठीक है। अब कहता है कि चलो ये तो हो गया किसका, इंट्रापेरिटोनियल का। अब क्या कहता है इसमें कि एसिडिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ, देखो एसिडिटी में मतलब एसिड में कहता है कि H+ आयन प्रेजेंट होता है ना, तो इसीलिए जो एसिडिटी मतलब कि इंडिकेट होगा वो किसके थ्रू होगा, कितना हाइड्रोजन आयन उसमें प्रेजेंट है, ठीक। अब कहता है कि pH इज मेजर्ड हाउ एसिडिक अ सॉल्यूशन इज। अब pH कैसे मेजर करोगे, अगर मान लो कि 7 से नीचे हुआ तो सारा क्या हो जाएगा 1 से 6 तक एसिडिक और 8 से आगे सारा बेसिक, ठीक। तो इसलिए कैसे मेजर करोगे, हाउ एसिडिक सॉल्यूशन इज कैलकुलेटेड एज द नेगेटिव लॉग ऑफ, तुमने पढ़ा था ना नेगेटिव लॉग का H+ जो डिसोसिएशन कांस्टेंट वाला था, तो उसमें क्या कहता है कि इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, नेगेटिव लॉग के साथ, की मतलब कि उसमें कितना हाइड्रोजन आयन आपका प्रेजेंट है, की कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। अब कहता है इन बॉडी फ्लूइड्स एसिड एंड बेसेस आर फाउंड इन अ, देखो एसिड भी और बेस भी दोनों ही आपके बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट रहता है ना। कहता है कि द लेवल ऑफ एसिड एंड बेस मस्ट बी बैलेंस बिकॉज बॉडी रिएक्शंस आर वेरी सेंसिटिव टू स्मॉल pH चेंज। अब क्या कहता है कि दोनों को बैलेंस करके बहुत जरूरी है रखना, क्या, इसको एसिड को भी और बेस को भी। अगर मान लो एसिड का लेवल कम होता है तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा होता है तो भी प्रॉब्लम है, बेस में भी सेम केस में है, तो इसीलिए दोनों को ही बैलेंस करके रखना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है, ठीक। क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हल्का सा भी pH चेंज हुआ मतलब आपके बॉडी उस इन्वायरमेंट में अगर मान लो कि ढल गया तो ठीक है, नहीं ढला तो फिर प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। अब कहते हैं कि द pH ऑफ ब्लड इन नॉर्मल हेल्दी पर्सन इज 7 लगभग मतलब 7.35 होता है आपका, ठीक है, किसका, ब्लड का, हेल्दी पर्सन में, जो अच्छा खासा इंसान है जिसमें कोई बीमारी नहीं है। अब है लो pH ऑफ ब्लड इंडिकेट हाई हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन, देखो अब जब अगर मतलब मान लो कि लो ब्लड का pH जो होगा वो क्या हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है हाई हो जाएगा, ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट करता है, मतलब एसिड का अमाउंट यहाँ पे क्या है, ज्यादा है, इंक्रीज है, ठीक है। अब है एट हाई pH दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ लेस हाइड्रोजन, तो इसी में क्या हो जाएगा अल्कलोसिस, मतलब बेस की मात्रा, ठीक है, और एसिड की, ठीक है। अब कहते हैं कि एट हाई pH दिस शोज द प्रेजेंस ऑफ, सॉरी ये तो हो गया। अब द नॉर्मल pH ऑफ ह्यूमन बीइंग रेंजेस फ्रॉम 7 to 7.8, ये आपका क्या हो गया, नॉर्मल रेंज हो गया। अब है कि मैकेनिज्म ऑफ एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस को कैसे करोगे, है ना, तो हम कैसे यूज करते थे, तुम सबने पढ़ रखा है, बफर के एग्जांपल्स पढ़े थे। pH को एसिड बेस को बैलेंस कौन करेगा, बफर ही करेगा, है ना, करेगा ना, कि मतलब pH पे ही डिपेंड करता है कि एसिडिक है या बेसिक है, तो उसको अब बैलेंस करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बफर का यूज करेंगे, ठीक है। अब कहता है कि जो मैकेनिज्म हो गया आपका इसमें क्या हो गया, सबसे पहले बफर सिस्टम का यूज करेंगे बैलेंस करने का। कहता है कि अ वीक एसिड एंड सॉल्ट कैन टुगेदर एक्ट एज अ बफर सिस्टम, पता था ना, वीक एसिड और सॉल्ट को हम जब मिलाएंगे तो एक क्या होगा, ये एक्ट करेगा किसके तरह, बफर के तरह, ठीक है। अब कहता है कि बॉडीज बफर सिस्टम रेजिस्ट pH, बॉडी मतलब कि बॉडी का बफर सिस्टम जो होता है वो pH चेंज करने को रोकता है, टू चेंज रैपिडली एज इट कन्वर्ट्स द स्ट्रॉन्ग बेसेस एसिड इनटू वीक बेस एंड एसिड। क्या कहता है कि देखो बॉडी का बफर सिस्टम जो है वो pH चेंज होने से तो रोकता ही है जल्दी से, और ऑल्सो क्या करता है, कन्वर्ट करता है किसको, स्ट्रॉन्ग बेसेस एंड एसिड को वीक बेस और वीक एसिड में, ठीक है। अब कहता है कि देयरफॉर रिमूविंग द एक्सेस हाइड्रोजन आयंस नॉट फ्रॉम द बॉडी बट ओनली फ्रॉम द बॉडी फ्लूइड्स। अब देखो जो एक्सेस अमाउंट होगा आपका हाइड्रोजन का बॉडी में प्रेजेंट, वो क्या करेगा, वो बॉडी से नहीं रिमूव करेगा, कहां से करेगा, बॉडी फ्लूइड से करेगा, मतलब कि फ्लूइड में जो हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट रहेगा उसको वो क्या करेगा, ठीक है। अब कहता है कि एसिडोसिस एल्कोलिसिस सबको पता है ना, नहीं पता होगा तो पढ़ते जाना। उसके बाद है आपका क्या, दूसरा क्या होगा, इन द बॉडी फ्लूइड्स द फॉलोइंग मेजर बफर सिस्टम एग्जिस्ट, कौन कौन से आपके बफर सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे आपके, कार्बनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, ठीक है, जिसमें क्या होगा, दिस बफर सिस्टम एग्जिस्टिंग इन किडनी, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किडनी में और प्लाज्मा में, इज एन एसेंशियल ब्लड pH रेगुलेटर, जो कि क्या करता है, ब्लड के pH को रेगुलेट करने का काम करता है, ठीक, कौन,
कार्बनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर, ठीक है। अब दूसरा क्या है, बाइकार्बोनेट फॉर्म्स कार्बनिक एसिड बाय एक्टिंग एज अ वीक एसिड। बाइकार्बोनेट जो है वो कार्बनिक एसिड बनाएगा, कैसे, वो एक्ट करेगा कि मैं वीक बेस हूं, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, और क्या करेगा, H+ को एक्सेप्ट करेगा, किसके प्रेजेंट में, एक्सेस बॉडी फ्लूइड्स के प्रेजेंट में, ठीक है। आप कहता है कि चलो ये तो आप कहता है कार्बनिक एसिड, अब कार्बनिक एसिड कैसे बनेगा, उसने बोला ना बाइकार्बोनेट जो है वो आपका क्या बनाएगा, कार्बनिक एसिड बनाएगा। तो किसके साथ, हाइड्रोजन आयन को किसके साथ कंबाइन किया, कार्बनिक एसिड के साथ। तो इसने क्या बनाया आपका, 2 हाइड्रोजन है ना, है 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन हो गया H2CO3, ठीक है। फिर इसने क्या बनाया, H2O, मतलब एक ऑक्सीजन इसने इसका ले लिया। अब एक ऑक्सीजन जब ले लिया तो इसके पास क्या बचा, CO2, और ये कितना हो गया आपका, H2 हो गया, ठीक है, H2O। तो इसलिए ये हो गया आपका H2O जो कि क्या होता है, वाटर, और CO2 जो कि क्या होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। क्या कहता है, कार्बनिक एसिड फॉर्म्स अंडरगो डिसोसिएशन टू प्रोड्यूस वाटर एंड, दोनों मिल गए आपको, मतलब कि बाइकार्बोनेट ने कार्बोनिक एसिड बनाया, कार्बोनिक एसिड ने H2O और CO2, ठीक। अब however कार्बनिक एसिड अनदर कंपोनेंट ऑफ बफर सिस्टम मेंटेन्स pH by ionizing and producing hydrogen ions when present in low concentration। देखो कार्बनिक एसिड का एक और काम है कि क्या, pH को मेंटेन तो करता ही है, कैसे, बाय आयोनाइजिंग, मतलब कि एक आयन का लेन देन करके, या फिर प्रोड्यूसिंग हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करेगा, वो बनाने का काम करेगा, प्रेजेंट कब, जबकि उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, लो होगी। अब देखो कोई चीज हम तभी बनाएंगे ना जब उसकी कमी होगी, है ना। तो कहता है कि H2CO3 क्या हो जाएगा, ये आपका कार्बनिक एसिड है ना। तो इसको जब हमने किया तो ये क्या बनाया, देखो H2CO3 कार्बनिक एसिड हुआ ना, H2, यहाँ पे H आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गया, H बचा है, एक बचा है, उसके बाद CO3 तो ये निकल गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, क्या बनेगा, H+ HCO3, ठीक। तो ये आपका क्या, इसने क्या बोला, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन आयन, ये रहा आपका हाइड्रोजन आयन, और क्या बनाएगा, इसका फॉर्मूला होता है CO3 बाय कार्बोनेट, ठीक है। तो फिर से जब हम क्या करते हैं, इसको रिएक्ट करवाते हैं, तो ये फिर से क्या बना देता है, वही क्या, हाइड्रोजन आयन, और देखो हमने इसी को रिएक्ट करवाया, फिर अब अपोजिट में इसको हम ले चलेंगे तो वही रिएक्शन बन जाएगा, इधर से ले चलेंगे तो ये बनेगा, इधर से ले चलेंगे तो ये बनेगा, ठीक, क्लियर है। अब जैसे एग्जांपल में लिया, ऑक्सीजन इन लंग्स रिलीज प्रोटॉन्स, तो आपके ऑक्सीजन होते हैं लंग्स में, वो क्या करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, प्रोटॉन्स को। रिएक्टिंग विद प्रोटोनेटेड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन, किसके साथ रिएक्ट करते हैं, प्रोटोनेटेड डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। दीज प्रोटॉन्स फ्रॉम कार्बनिक एसिड ऑन कंबाइन विद बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन हो जाते हैं। कार्बनिक एसिड देन डिसोसिएट्स टू वाटर, बनाया वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, यही एग्जाम्पल उसने यहाँ पे, क्या क्लियर है। अब कहते हैं कि चलो ये तो था कौन सा, कार्बनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, ठीक है। अब आया आपका क्या, फॉस्फेट बफर सिस्टम का काम क्या होता है, ब्लड के pH को मेंटेन करना। दूसरा क्या, कंट्रोल द pH इनसाइड द सेल के इनसाइड क्या करता है, pH को मेंटेन करता है, कंट्रोल करता है। फिर क्या करता है, वर्क्स विद HPO4 ये क्या हो गया आपका, क्या फॉर्मूला है, हाँ, फॉस्फेट आयन, ठीक है। इसको भी ये क्या करता है कि किसके साथ मिलके काम करता है, ये आपका फॉस्फेट आयन के साथ मिलके, कौन, फॉस्फेट बफर, ठीक है। अब कहता है कि मोनोहाइड्रोजन फॉस्फेट आयन एक्ट एज अ वीक बेस एंड एक्सेप्ट हाइड्रोजन व्हेन एक्सेस हाइड्रोजन आयंस आर प्रेजेंट। क्या होता है कि मोनोहाइड्रोजन यहाँ पे क्यों बोला, एक हाइड्रोजन, ठीक है, और फॉस्फेट आयन आपका प्रेजेंट है, तो कहता है कि जो आपका ये एक्ट करता है कैसे, एज अ वीक एसिड, और क्या एक्सेप्ट करता है, कब, जब हाइड्रोजन आयंस आर प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, बस जब ज्यादा अमाउंट में हाइड्रोजन आयन आपका प्रेजेंट होता है, ठीक।
अब दूसरा कहता है कि डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, ठीक है, डाई क्यों, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इसीलिए डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट आयन, ठीक। कहता है कि ये भी आपका क्या एक्ट करता है कि मैं वीक एसिड हूं, ठीक है। फिर क्या करता है, न्यूट्रलाइज एक्सेस अल्कलाइन कंडीशन। मान लो अगर बेसिसिटी क्या हो, कंडीशन बेसिसिटी की ज्यादा हो तो उसको क्या करता है, न्यूट्रल करता है, ठीक। दूसरा अब एग्जांपल जैसे ले लिया इन किडनी, एक्सेस H+ कंबाइंस विद Na2HPO4, मतलब सोडियम डाइहाइड्रोजन नहीं होगा बच्चे, डाइहाइड्रोजन तो ये होगा ना, ये सिर्फ क्या होगा, डाइहाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे 2 होता तब डाइहाइड्रोजन होता, सिंगल है तो क्या हो जाएगा, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। किसके साथ कंबाइन होगा, देखो जब H+ आपका कंबाइन हो रहा है सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट के साथ तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन था, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, तो क्या बनाएगा ये आपका डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक। अब कहते हैं कि द रिजल्टिंग Na+ आयंस कंबाइन विद बाइकार्बोनेट टू फॉर्म सोडियम अब जो आपका मान लो कि Na+ आएगा, ठीक है, उसको हम किसके साथ कंबाइन कर देंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, विच एंटर्स द ब्लड, जो कि आपके डायरेक्टली कहाँ एंटर करेगा, ब्लड के साथ करेगा, ठीक है। अब मान लो कि अगर सोडियम आयन को N को बाइकार्बोनेट के साथ करोगे आप तो वो क्या बन जाएगा, क्या बनाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। जैसे कैल्शियम क्लोराइड को अगर कैल्शियम और क्लोराइड को साथ में लाते हो तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है, वैसे ही अगर सोडियम और बाइकार्बोनेट के साथ को मिलाओगे तो क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि डायरेक्टली आपके कहाँ जाएगा, ब्लड में, क्या। अब कहता है कि प्रोटीन बफर सिस्टम, प्रोटीन में क्या आ जाएगा आपका, लार्ज अमाउंट इन प्लाज्मा एंड सेल्स, कहाँ मिलेगा आपको, प्लाज्मा और सेल्स में मिलेगा, ठीक है। अब कहते हैं कि अमीनो एसिड ग्रुप और कार्बोक्सी ग्रुप एक्ट एज बफर, चाहे अमीनो ग्रुप रहे चाहे कार्बोक्सिल ग्रुप रहे, दोनों ही क्या एक्ट करेगा, एज अ बफर, ठीक है। क्या कहता है कि इन एसिडिक कंडीशन NH2 एक्सेप्ट हाइड्रोजन, NH2 क्या हो गया आपका, अमीनो ग्रुप, ठीक है। अमीनो ग्रुप जो है वो क्या एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, कैसे, एज अ बेस एक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन एक्सेप्ट अब बेस एक्ट कर रहा है इसीलिए हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक। अब कहता है कि इन एल्कलीन कंडीशन COOH कौन सा ग्रुप हो गया, कार्बोक्सी ग्रुप, ठीक है, जो कि आपका क्या करेगा, रिलीज करेगा किसको, और एक्टिंग एज अ एसिड। एसिड का काम क्या होता है, प्रोड्यूस करना H+ को, और बेस का काम क्या होता है, एक्सेप्ट करना, ठीक है। तो इसीलिए जो NH2 है वो एज अ बेस एक्ट करेगा और COOH जो है वो एज अ एसिड, ठीक है। अब कहता है 10 प्रोटीन एक्ट एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक कंपोनेंट। अब जो इसमें से प्रोटीन है वो क्या करेगा, एज अ बेसिक भी एक्ट करेगा और एज अ एसिडिक भी, ठीक है। कहता है हिस्टिडीन एंड सिस्टीन रेसिड्यूज आर स्ट्रॉन्गेस्ट फिजियोलॉजिकल बफर, जो आपका हिस्टिडीन होता है और सिस्टीन होता है ये जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग फिजियोलॉजिकल बफर होता है, ठीक है, जो कि आपके बॉडी फ्लूइड्स को के pH को मेंटेन करने का काम करता है। कहते हैं कि हिस्टिडीन और सिस्टीन क्या होता है, ये दोनों भी क्या होता है आपके अमीनो एसिड के ही अमीनो एसिड ही होते हैं। जैसे अमीनो एसिड में बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे आपके, जिसमें से आपका क्या है, एक आपका हिस्टिडीन और सिस्टीन, जो कि आपका क्या करता है, pH जो आपके बॉडी का pH होता है उसको क्या करता है, कंट्रोल करने का काम करता है एज अ बफर एक्ट करके, ठीक है। तो इसीलिए कहता है ये हो गया आपका, कहता है कि हीमोग्लोबिन एक्ट एज एन इफेक्टिव बफर ड्यू टू वेरी हिस्टिडीन। अब देखो हीमोग्लोबिन जो होता है वो बहुत इफेक्टिव बफर माना जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें जो हिस्टिडीन की प्रेजेंस है वो बहुत सारी है, लगभग 37, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है आपका एक इफेक्टिव बफर, ठीक है, कौन सा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब कहता है कि चलो ये तो हो गया, अब रेस्पिरेशन था, एक था ना, रेस्पिरेशन में क्या था आपका कि द pH ऑफ ब्लड सॉरी बॉडी फ्लूइड्स इज आल्सो मेंटेन बाय ब्रीथिंग, ठीक है। जो आपका pH होता है बॉडी फ्लूइड्स का उसको हम किससे कंट्रोल कर सकते हैं, एक तो बफर से कर सकते थे कि बफर को हम यूज करके उसका pH फ्लक्चुएट होने से रोक सकते हैं। दूसरा आपका रेस्पिरेशन, कैसे, तो क्या कहते हैं CO2 H2O, जब आपका कंबाइन हुआ तो क्या बनाया, H2CO3, क्या हो जाएगा ये, तो हाइड्रोजन को क्या बोलेंगे हम, और कार्बोनेट को देखो पढ़ो,
इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट, मोर CO2 एक्सहेल्ड, एक्सहेल्ड मतलब बाहर होगा, लेस H2CO3 कार्बनिक एसिड फॉर्म्ड, ठीक है। यही हुआ है यहाँ पे, जब आपने क्या किया, CO2 और H2O को कंबाइन किया तो इसने क्या बनाया, कार्बनिक एसिड बनाया, और कार्बनिक एसिड जब फिर से ब्रेक डाउन हुआ तो इसने क्या प्रोड्यूस किया, H+ और HCO3। HCO3 क्या होता है आपका, क्या होता है, पता है ना, ठीक है। तो भूल कैसे जाते हो तुम लोग तुरंत में, ठीक। अब क्या कहते हैं कि अब इसका मतलब है, कहने का मतलब है कि अगर ब्रीथिंग रेट आपका इंक्रीज होता है तो जो आपका मतलब कि CO2 जो आप क्या करते हो, एक्सेल करते हो, मतलब बाहर की तरफ छोड़ते हो, उसको हम वो क्या हो जाएगा, उसकी अमाउंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ेगी। फिर क्या होगा, आपका कार्बनिक एसिड की जो आपका बनेगा वो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा कि H+ डिक्रीज होना भी शुरू हो जाएगा, कम होना भी शुरू हो जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, pH डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। ये सारे सिचुएशन बनते हैं, एक जब इंक्रीज होता है ब्रीथिंग रेट में, ठीक। अब दूसरा सिचुएशन है आप क्या कि डिक्रीज होगा जब ब्रीथिंग रेट में, तब क्या होगा, ठीक। तो कहता है कि लेस CO2 एक्सहेल्ड, मतलब कम से कम, हाँ, और ग्रेटर अमाउंट ऑफ H2CO3 बिल्डअप, मतलब कि जो आपका ग्रेटर अमाउंट में क्या होगा, कार्बनिक एसिड बिल्डअप होगा, उसके वजह से क्या होगा, आपका H+ इंक्रीज होगा, और उसके वजह से क्या हो जाएगा, pH इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। ये दो सिचुएशन थे कि अगर ब्रीथिंग इंक्रीज होता है और ब्रीथिंग डिक्रीज होता है, तो ब्रीथिंग इंक्रीज होगा तो pH इंक्रीज होगा, ब्रीथिंग डिक्रीज होगा तो pH, ठीक। अब कहता है कि तीसरा है आपका एलिमिनेशन ऑफ सम आयंस थ्रू यूरिन। अब देखो, ऐसे भी हम pH को मेंटेन कर सकते हैं कि ऐसे मतलब कुछ आयंस को हम क्या करें, एक्सक्रीट कर दे, बाहर निकाल दे, ठीक है। जैसे कि सर्टेन आयंस आर एब्जॉर्ब्ड एलिमिनेटेड इन यूरिन, ठीक है। कुछ ऐसे आयंस होते हैं जो एब्जॉर्ब्ड हो जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो आपके एक्सक्रीट हो जाते हैं, किसके थ्रू, यूरिन के थ्रू, ठीक। अब कहते हैं कि दिस रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस ऑफ बॉडी एंड वॉल्यूम, इसके वजह से क्या आता है कि आपके जो बॉडी में एसिड बेस बैलेंस होता है वो बना रहता है, ठीक है। क्योंकि जो आयंस होते हैं वो उतने ही प्रेजेंट रहते हैं जितने आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं, और जो एक्स्ट्रा आयंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। इसके वजह से भी आपका एसिड बेस बैलेंस बना रह सकता है, ठीक है। अब है कि चौथा क्या आपका, रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल, क्या है जिसमें कि रेस्पिरेटरी सेंटर रेगुलेट्स ब्रीथिंग रेट, पढ़ा था ना अभी ऊपर में, क्या करता है कि इसका काम ही क्या होता है, ब्रीथिंग रेट को रेगुलेट करना। फिर ब्रीथिंग चेंजेस अफेक्ट CO2 रिमूवल, अफेक्ट कर रहा था CO2 के रिमूवल को, विच कंट्रोल्स कार्बनिक एसिड का लेवल को कंट्रोल कर रहा था, उसके वजह से आपका क्या हो रहा था, जो आपका एसिड लेवल होता है और ब्लड pH होता है वो भी कंट्रोल में आ जाता है, ठीक। ये था क्या आपका, क्या पढ़ा, डायलिसिस फ्लूइड और एसिड बेस बैलेंस, कैसे एसिड बेस को फिजियोलॉजिकली आप कैसे उसको बैलेंस करके रखोगे, और दूसरा डायलिसिस फ्लूइड क्या होते हैं, ठीक। क्लियर है सबको, चलो ठीक, थैंक यू।